चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स। सी दिस lecture, this is not especially meant for UDC, LDC. It is for any of the competitive examination that is conducted by your commission. ठीक है, it is one of the UDC, LDC तो एक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आपका कमीशन कंडक्ट कराता है, सब में ये लेक्चर विल बी यूज़फुल। ठीक है, सो आप लोग बचपन से सुनते आएंगे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, माइट बी यू आर लिसनिंग इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सिंस योर क्लास 5th, 6th, 7th से ही आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ठीक है, सो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, एंड फर्स्ट थिंग इज़ दैट इन दिस लेक्चर, जैसे जनरली बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, सी माइंड दिस, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इन योर सिलेबस। कमीशन के सिलेबस में इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ में नहीं है। तो पहली गलती तो वहीं पे कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं रहे। आई एम टीचिंग सिंपली इंडियन इकोनॉमी। व्हाट? आई एम टीचिंग सिंपली इंडियन इकोनॉमी। एंड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या होता है। सिर्फ there is only one chapter of economics that we are going to cover in this lecture, that is microeconomics concepts and their applications. Microeconomics concepts and their application, this we are going to cover. ठीक है, and the many things it is in your ADO paper also. ठीक है, agriculture economics is one subject in ADO या HDO या कुछ भी जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये चीज़ें कवर होंगी, बहुत सारी चीज़ें। सो देखिए, सो फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? What is economics? This is module number 1. I will write here micro economics concepts and their application. Microeconomics concepts and their application. ठीक है, this is the module number 1. So the first question arises, what is economics? सो कोई बताएगा जो नहीं अटेंड कर चुका हो लेक्चर, जिसने अभी तक अटेंड नहीं किया हो, तो कोई बताएगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स? यस, इफ आई से द टर्म इकोनॉमिक्स, आप लोग तो कर चुका है, इफ आई से द टर्म इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? बताइए, क्या आता है आपके दिमाग में पहली बात जब मैं बोलूँगा? प्राइस। ठीक है, ठीक है, आप जब भी मैं इकोनॉमिक्स बोलता हूँ तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आती होंगी, प्राइस, मनी, टैक्स, बजट, यही सब आता है ना, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, यही सब चीज़ें आती हैं जब भी इकोनॉमिक्स मैं बोलता हूँ। सी, so indirectly you are correct, but directly this is not the way. डायरेक्टली ये सब कुछ नहीं है, अभी बताते हैं कैसे आता है डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में, क्या रिलेशन है डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का। देखिए, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ रिसोर्सेस बिकॉज वी हैव क्या, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज बोलिए या रिसोर्सेज आर स्केयर, हैं कि नहीं? रिसोर्सेज स्केयर हैं कि नहीं? बट आवर चॉइसेस इज अनलिमिटेड इन नेचर। जो हमारी जो चॉइस है वो क्या है? चॉइस क्या है? चॉइस आपकी अनलिमिटेड है एंड द रिसोर्स इज स्केयर। चॉइस इज अनलिमिटेड एंड द रिसोर्स इज स्केयर। सो हाउ इफेक्टिवली यू विल यूज दैट रिसोर्सेज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एक डेफिनेशन और आती है, इट इज अ स्टडी ऑफ, तीन चीज आती है इकोनॉमिक्स में, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन किस चीज का? रिसोर्सेस का। ठीक है, तो लिख लीजिए इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन,
It is a study of production. It is a study of production, distribution, and it is a study of production, distribution, and consumption of the resources. It is a study of production, distribution, and consumption of the resources. आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब नाउ कम टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पे नहीं आए. ठीक है, आई विल कम, दिस लेक्चर इज ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द कोर कंसर्न. कोर कंसर्न ऑफ, what is the core concern of economics? Yes, any idea? Core means something which is very just. Let's suppose I will take one more example. What is the core concern of you people that you are coming here and investing your 2 hours to get knowledge, to learn something, to gain knowledge? So in the same way, what is the core concern of economics? So the core concern of the economics is nothing but it is simply a resource allocation. Because we have limited resources where in society. Because we have a limited resource in society, and how optimum we can use that limited resources to get a maximum benefit, that is the economics. See, so money can be your what? Money can be your resource. हो सकता है ना, money can be your resource. Simply time can be your resource. So utilization of time is also in economics. उसके लिए एक वर्ड आएगा यहाँ पे, अभी एक इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, आगे बताऊंगा मैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई बात समझ में. मनी इज योर रिसोर्स, टाइम इज योर रिसोर्स. सो यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्स इज एन इकोनॉमिक्स, या यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिसोर्स इन अ गिवन एरिया इज इकोनॉमिक्स. इज इट क्लियर? यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिसोर्सेज इन अ गिवन एरिया इज एन इकोनॉमिक्स. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए. सो यू कैन राइट डाउन दिस, पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं. द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स इज, द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स इज, द कोर कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स इज द resource allocation. The core concern of economics is the resource allocation. Resource allocation. Resource allocation. ठीक है. Now, come. अब this is very important. आपने सुना होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में. ठीक है, सुना होगा आपने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में. यस, एनीवन नोज हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? पुराने लोग नहीं बताएंगे, नए लोग. यस, एडम स्मिथ. एडम स्मिथ इज एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो ये दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग. ठीक है, ये मीन्स कि आपने गए याद कर लिया एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ओनली एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाई नॉट चाणक्य? चाणक्य या कौटिल्य?
डू यू नो अबाउट चाणक्य एंड कौटिल्य? हाँ, हिस्ट्री वाले आई थिंक जानते होंगे। यस, कौन है चाणक्य एंड कौटिल्य? चाणक्य एंड कौटिल्य एक ही आदमी है, पहली बात तो ये समझो। यस, चंद्रगुप्त के मौर्यन पीरियड के टाइम का, ये कब था मौर्यन पीरियड? ठीक है, बहुत पहले है, बीसी से। चलो ठीक है, तो चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, चाणक्य एंड कौटिल्य इज द सेम पर्सन, ही इज ए प्राइम मिनिस्टर इन हिज एम्पायर। ठीक है, समझ रहे हैं? उनके एम्पायर में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर था उनके एम्पायर में। ठीक है, ही रोट अ वन बुक, बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक का क्या नाम था? चाणक्य की बुक का नाम। यस, क्या नाम था चाणक्य की बुक का नाम? अर्थशास्त्र। और अर्थ और इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स मनी, शास्त्र मीन्स दैट बुकलेट इज डीलिंग विद द रिलेशन विद मनी। अर्थ को मनी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है। एंड एडम, और ये कब की बात है? चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड की बात है, एंशिएंट इंडिया की बात है। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, कब लिखी थी? 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम लिख लो, पहली बात तो क्या है, फिर बताता हूँ। आई विल मेक यू क्लैरिफाई कि वाई दिस मैन इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वाई नॉट दिस मैन। ठीक है, इसके कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, मैं बताता हूँ। एक बार समझ लोगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, फिर कोई भी चीज़ें मगअप, फैक्ट्स को मगअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बुक का नाम था एन इंक्वायरी into nature and its causes of wealth of nation. An inquiry into nature and its causes of wealth of nation. This is a book name of Adam Smith. An inquiry into nature and its causes of wealth of nation. An inquiry into nature and its causes of wealth of nation, ये एडम स्मिथ की बुक का नाम था। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे याद नहीं करना बिल्कुल भी, बताता हूँ मैं, है ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा क़यामत तक। ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स की हमने जब बात की थी तो क्या था बात, मेन कहानी कहाँ टिकी थी आके? रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पूरी कहानी रिसोर्स पे टिकी हुई थी इकोनॉमिक्स की, है ना। या कोर कंसर्न एरिया क्या था इकोनॉमिक्स का? कोर कंसर्न एरिया क्या था इकोनॉमिक्स का? रिसोर्स एलोकेशन, यही था ना। रिसोर्स एलोकेशन था आपका कोर कंसर्न एरिया इकोनॉमिक्स का। सो अब आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, यहां तक तो क्लियर हो गया। अपना जो डिस्कशन है, इसको क्यों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसको क्यों नहीं कहते, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, समझ गए? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? कौटिल्य या चाणक्य या दैट इज इन एंशिएंट इंडिया की बात है। एंशिएंट, ये तो मॉडर्न पीरियड है, समझे, मॉडर्न आ गया पीरियड। व्हाई दिस मैन इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाई नॉट दिस मैन इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एनीवन हैज आंसर? एनीवन? पुराने लोगों को तो आई होप पता होगा, नए लोग, एनीवन? दोज हु जॉइंड लेटर? यस, यस, यस। तो क्या हुआ? यस, आपको तो पता है। यस, यस दैट गर्ल, यस। आपको पता है ना, आपको तो बताया था। यस, पीछे, यू नो। अच्छा, आप आया था। यस, अब भी आया था, यू नो। ठीक है, अब देखिए, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आई विल टेक यू इन अ बैकग्राउंड। देखिए, आप क्या करते हैं, बीए करते हैं, बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं? हाँ, पीएचडी के पहले एक चीज़ और होता है, हैं?
हाँ हटा दिया बट होता था, ठीक है, एमफिल और फिर पीएचडी। बीए बैचलर्स इन आर्ट्स, सपोज करिए एक ले लेते हैं, हमने बीए किस में किया, सोशियोलॉजी में, ठीक है, बीए किया सोशियोलॉजी में, डिग्री मिली आपको बैचलर्स इन आर्ट्स। एमए किया मास्टर्स इन आर्ट्स इन सोशियोलॉजी, ये डिग्री में लिखा रहेगा आपके, ठीक है। अब उसी पे आप अगर सोशियोलॉजी पे एमफिल करते हो या सोशियोलॉजी पे पीएचडी करते हो तो क्या लिखा रहेगा डिग्री पे, जब पीएचडी की डिग्री मिलेगी? है क्या? मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी। देखिए पॉइंट समझिए, आपने एमफिल किया या पीएचडी किया फिलॉसफी, ओ सॉरी सोशियोलॉजी में, बट आपको डिग्री मिली फिलॉसफी की, मिली कि नहीं मिली? ठीक है, अब इसको यहीं पे भूल जाइए, फिर आते हैं यहाँ पे, इसको बैकग्राउंड को लेके आते हैं वहाँ पे आपको, इसको यहाँ भूल गए। अब देखिए, अब आपने सुना होगा यूरोप में या ग्रीक में, बेसिकली यूरोप में 1700 1600 के बाद का पीरियड में यूरोप में आया था एक रेनेसां मूवमेंट, सुना है हिस्ट्री में? जिसने नहीं सुना हो तो चलो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। रेनेसां मूवमेंट के आने के पहले यूरोप इज कंसिडर्ड, एंटायर यूरोप इज कंसिडर्ड एज अ डार्क एज का पीरियड कंसिडर किया जाता था। डार्क एज का पीरियड इसलिए कंसिडर किया जाता था यूरोप में, इसलिए बिकॉज द अथॉरिटी, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द यूरोप, एंटायर यूरोप कह लीजिए, चर्च थी। जो चर्च बोलता था वही होता था, वेदर दैट इज राइट वेदर दैट इज रॉन्ग, नथिंग साइंटिफिक टेम्पर कुछ था ही नहीं। गैलीलियो ने बोला पृथ्वी गोल है, अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, चर्च बोला नहीं, गोल नहीं है, स्क्वायर शेप में है ना। सो मानी बात किसकी गई? चर्च की बात मानी गई, ना कि गैलीलियो की बात मानी गई। इन से तो दैट पीरियड वाज एंटायर डार्क एज का पीरियड चला। जब डार्क एज खत्म हुआ तो यूरोप में आया रेनेसां मूवमेंट। अब रेनेसां मूवमेंट में क्या था? रेनेसां मीन्स कि फिर से दे गॉट इग्नाइटेड, देयर ब्रेन गॉट इग्नाइटेड एंड द क्वेश्चनिंग टुवर्ड्स द अथॉरिटी वाज डेवलप्ड कि अरे पृथ्वी गोल स्क्वायर शेप में नहीं है, गोल है, हमने तो देखा है टेलीस्कोप से। ये एक अथॉरिटी, ये एक क्वेश्चनिंग करने का एक जज्बा डेवलप हुआ था, एंड दी समथिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑल्सो डेवलप्ड। ठीक है, साइंटिफिक। अब लॉजिक की बात करते हैं ना, लॉजिक की, भाई अभी आप पूछोगे ना ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, रीजन बताइए, तो ये भी लॉजिक भी डेवलप हुआ यूरोप में। और इस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स आए, एरिस्टोटल, प्लाटो, मैकावली, ऑल दीज आर नोन एज फिलोसफर्स। बात को समझे, ऑल दीज आर नोन एज फिलोसफर। तो एंशियंट या यूरोप के उस टाइम के पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था, आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आप कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट, एनी ऑफ द सब्जेक्ट यू आर रीडिंग, इट इज कंसिडर्ड एज अ फिलोसफर। जैसे बोलते नहीं कोई आज भी ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो ज्यादा फिलोसफर हो गया है ना। सो बहुत जो डिटेल में उस टाइम पे स्टडी करते थे तो दे आर नोन एज फिलोसफर्स। ठीक है, सो ओनली एंड ओनली देयर इज अ वन सब्जेक्ट एग्जिस्ट, दैट इज अ फिलोसफी। मतलब फिलॉसफी के अंदर ही, ये देखिए, फिलॉसफी के अंदर ही सारे सब्जेक्ट आपके आते थे। कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स भी आता था फिलॉसफी के अंदर, ज्योग्राफर वाला भी फिलॉसफी था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ता था वो भी फिलॉसफर था, कुछ भी सब्जेक्ट दैट कम्स अंडर द फिलॉसफी। सो एडम स्मिथ इज अ फर्स्ट पर्सन, कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट पर्सन हु हैज सेग्रीगेटेड फिलॉसफी से इकोनॉमिक्स को अलग किया एज अ सब्जेक्ट डोमेन, या रिसोर्स के बारे में बात की, या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात की। दैट इज व्हाई एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ? एंड एक और बात, उसी टाइम पीरियड पे ही रोट अ बुक। देखिएगा, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके अगर हम पढ़ेंगे सो आपको रिसोर्स का पूरी कहानी समझ में आएगी। एन इंक्वायरी इनटू नेचर, एन इंक्वायरी इनटू नेचर। बात को समझे, रिसोर्सेज, फ्रॉम वेयर यू गेट द रिसोर्सेज, कहां से मिलता है रिसोर्सेज? नेचर से। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इफ द नेचर, इफ द नेचर अगर रिसोर्सेज देता है सो दैट इज द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर रिसोर्सेज ज्यादा है सो ये कॉज बन गया आपका वेल्थ ऑफ नेशन। अगर नेशन आपका वेल्दी है इट मींस द रिसोर्सेज ज्यादा है। एंड पूरी कहानी है रिसोर्स यूटिलाइजेशन के पेरीफेरी पे घूम रही है दिस बुक। अब ये समझ में आया, जिस्ट समझ में आया? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर,
ये पूरा आपका नेचर है, इसकी इंक्वायरी कर रहे हो कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं, हाउ मेनी रिसोर्स या कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है. अगर देयर इज एम्पल रिसोर्सेज, दैट इज द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. अगर आपका नेशन पुअर है तो रिसोर्सेज नहीं है, ये कहने का मतलब है इसका टेक्निकल सेंस में ये समझिए. एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. आई बात समझ में? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. Sometime in many of the books it is mentioned wealth of nation. एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, बट पूरा नाम ये है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड इट्स कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. कोई डाउट नहीं होगा किसी का? है कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़िए. दैट इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स. ठीक है, ओके. सो फॉर आवर कन्वीनियंस, इकोनॉमिस्ट हैज जनरली डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू द टू ब्रांचेस. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक और बीच में है मीजो है. ठीक है, बट दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक और होती है बीच में मीजो. ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीव इट. सी, सो नाउ कम टू द लिटरल सेंस ऑफ द माइक्रो. व्हाट डज द वर्ड माइक्रो मीन्स? यस, एंड व्हाट डज द वर्ड मैक्रो मीन्स? माइक्रो मीन्स सर्टेनली स्मॉल. ठीक है, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, इट इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ किस चीज का? रिसोर्सेस का इन एन गिवन एरिया, दैट इज एन इकोनॉमिक्स. सो व्हेन वी स्टडी द प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन एट इंडिविजुअल लेवल, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आई बात? सपोज करिए, इफ you are studying my income, individual income. Income means I am producing something, that income I am expending something, distribute कर रहे हैं इधर उधर, and that amount of income I am consuming also. So if you are studying my income, so whether it will come under the microeconomics or macroeconomics? Micro, yes, good, be confident. ये आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, सो लिख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन. इट इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. इट इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट which is known as microeconomics. या कुछ भी डेफिनेशन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म में हो सकती है, बट द कोर आइडिया या कोर थीम शुड बी क्लियर. इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी के बारे में, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप पर्सनल इनकम लिखिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम ऑफ ए वन पर्सन, या स्लैश करके लिख सकते हैं इनकम ऑफ वन पर्सन. स्लैश करके लिख सकते हैं इनकम ऑफ ए वन पर्सन. क्लियर हुआ? ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, सेकंड एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. Price of the product. See, in a society there is a large number of products are available, या n number of products are available. आपको पानी भी मिलता है, सैनिटाइजर भी मिलता है, फैन भी मिलता है, चेयर भी मिलता है, टेबल भी मिलता है. In a same way, price of the product, it reflects the
एक प्रोडक्ट का प्राइस पूरे गिवन सोसाइटी में, पूरे प्रोडक्ट का प्राइस नहीं, एक प्रोडक्ट का प्राइस पूरे गिवन सोसाइटी में, दैट इज द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आउटपुट ऑफ ए वन फर्म, आउटपुट ऑफ वन फर्म, आउटपुट ऑफ ए वन फर्म, आउटपुट ऑफ ए वन फर्म। ठीक है, clear? See, in economics we generally have allocated the symbol y for the income। ठीक है, जब भी इकोनॉमिक्स में, डोंट गेट कंफ्यूज, अगर y कहीं लिखा होगा इट मीन्स इट इज रेफर्ड टू एज या इनकम, जब भी कहीं y लिखा होगा इट इज रेफर्ड एज इनकम। इज इट क्लियर? y इज रेफर्ड एज इनकम। ठीक है, अब बिकॉज I इज रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स, सो Y से हम जनरली इनकम को डिनोट करते हैं। Why? बिकॉज जनरली वी काउंट इनकम ईयरली इनकम, दैट इज वाई Y इज रिटन। होप इट इज क्लियर, टिल हियर इट इज क्लियर। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ गए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, एज ए इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब टोटलिटी में बात होगी, एग्रीगेट में बात होगी या होल में बात होगी, दैट इकोनॉमिक्स इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल और aggregate, as a whole or aggregate, known as macroeconomics, known as macroeconomics. Is it clear? As a whole or aggregate, known as macroeconomics. ओके, नेक्स्ट देखिए। अब इधर पे हमने एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। उधर पे हमने क्या देखी थी? पर्सनल इनकम या इनकम ऑफ ए वन पर्सन, मीन्स पर्सनल इनकम या इनकम ऑफ ए वन पर्सन, बिकॉज इधर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे थे, यहाँ टोटलिटी या होल या एग्रीगेट में स्टडी कर रहे हैं। तो इधर हो गया पर्सनल इनकम, तो इधर क्या होगा? नेशनल इनकम। इधर पर्सनल इनकम था तो इधर नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर? नेशनल इनकम मींस कि सबका एडिशन, नेशनल इनकम अभी चैप्टर पढ़ाएंगे, जब सबका ऐड ऑन कर दिया जाए, एक एक आपका इनकम, मेरा इनकम, पूरे कंट्री में सारे सिटीजन्स का इनकम ऐड ऑन कर दिया गया, सो दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। सो बात समझ में आई? इधर इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही थी, इधर टोटलिटी में या होल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, इधर पे क्या देखा था हमने? प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपली एक प्रोडक्ट का प्राइस देखा था हमने यहाँ पे जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे क्या देखेंगे हम? प्राइस लेवल। प्राइस लेवल इज जनरली एन एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज, सारे कमोडिटी का एवरेज प्राइस कितना है, दैट इज अ प्राइस लेवल। इधर एक प्रोडक्ट का प्राइस देखा, लेट्स सपोज इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट द प्राइस ऑफ द मार्कर, सो दैट विल कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इफ यू आर स्टडीइंग द प्राइस लेवल इन ए टोटलिटी, सबका प्राइस लगभग एवरेज प्राइस कितना है, समथिंग इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, दैट विल कम इंटर द प्राइस लेवल। और किस में आएगा ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। तीसरा बात, इधर पे थर्ड पॉइंट हम देखे थे, आउटपुट ऑफ वन फर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखे थे हम, आउटपुट ऑफ वन फर्म, एक फर्म का आउटपुट। समझ गए बात को? तो लेट्स सपोज मार्कर बनाने वाली, दिस इज अ मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड हाउ मच दिस इज प्रोड्यूसिंग, दैट विल बी स्टडीड इन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अब इधर पे क्या बात होगी? मैक्रो में। मैक्रो में बात होगी टोटलिटी में, मीन्स कि टोटलिटी में बात कर लीजिए तो लिख लीजिए जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी इज नथिंग बट इट इज अ ओवरऑल मनी वैल्यू, जितना प्रोड्यूस किया साल भर में, मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बोल दीजिए कुछ भी, जो इतना साल भर में प्रोडक्शन हुआ कंट्री में, मार्कर का हुआ, पंखा का हुआ, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे एक साल में, दैट इज अ जीडीपी. इधर पे एक फर्म का था, इधर पे जितना सारा प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का 1 ईयर में, दैट इज हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यू ना. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा 1 ईयर में, उसका कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा? वैल्यू होगा ना. मान लीजिए 500 करोड़ के मार्कर प्रोड्यूस हुए, 1000 करोड़ के फैन प्रोड्यूस हुए, तो सबको ऐड ऑन कर दिया गया 1 फाइनेंशियल ईयर में. ये हो गया गुड्स का प्रोडक्शन. एंड सर्टेनली इफ आई एम टीचिंग, डॉक्टर इज सीइंग ए पेशेंट, ये है क्या? सर्विसेज. जितना गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में प्रोडक्शन होगा, दैट इज अ जीडीपी. इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट विल बी गेट मोर क्लियर व्हेन वी विल स्टडी द नेशनल इनकम चैप्टर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. ये हो गया क्लियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आगे देखिए. अब डायरेक्टली वी आर कमिंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिमांड. ठीक है, दैट इज डिमांड. ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, दैट इज डिमांड. सो व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? यस, व्हाट इज डिमांड? क्या होता है डिमांड? सॉरी, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट. ठीक है, यस, पीछे नेसेसरी गुड. सो मीन्स कि लेट सपोज इफ आई वांट टू बाय दिस AC, एयर कंडीशन, so this will be my demand. ठीक है, if I want to buy this marker, this will be certainly my demand. आई बात समझ में? so बोल सकते हैं हम डिमांड की डेफिनेशन लिख लीजिए. डिमांड, it refers to that particular quantity of the commodity which individual is willing and able to buy at particular price level. ठीक है, डिमांड. आई बात समझ में? डिमांड. अब it refers to, पहले understand the definition. It refers to that particular quantity of commodity which individual is willing and able to buy at particular price level. ठीक है, take this example. I am an individual, so demand, it refers to that particular quantity of commodity in a society या in a market. कितना सारा commodity है? There is a n number of commodities there. उसमें से that n number of commodity, it refers to that particular quantity of commodity. इतना सारा commodity है सोसाइटी में, सिर्फ आपको इतना खरीदना है. मान लीजिए इतना ही होगा ना आपका डिमांड. Quantity of the commodity which individual, I as an individual is willing. पहली बात है I am willing to buy. And second point, willing to buy at particular price level. It means कि whether my pocket is allowing,
टू बाई दैट प्रोडक्ट, समझे बात को, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज डिमांड. सपोज करिए इफ आई वॉन्ट टू बाय एन एयरक्राफ्ट बोइंग, और इन माई पॉकेट आई एम जस्ट हैविंग a 5,000 rupees. So whether it will be my demand or desire, it will be simply my desire. तो डिमांड और डिजायर में फर्क क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ. सो डिमांड मीन्स कि इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मीन्स इतना सारा कमोडिटी है सोसाइटी में, उसमें से आपको इतना सा खरीदना है, और विच योर पॉकेट इज ऑल्सो अलोइंग, एंड विच एंड सर्टेनली नेक्स्ट पॉइंट है क्या आपको विलिंग भी होना चाहिए, जो आपकी जरूरत हुई होगी, बोला ना किसी ने नीड्स, जो आपकी जरूरत होगी, देन ओनली इट विल बी रेफर्ड एज योर डिमांड. So it refers to that particular quantity of commodity which the individual is willing and able to buy at particular price level. This is a last point, particular price level. ये देखिए, इसको समझिए कैसे. Let's suppose I want to buy this fan. पंखा खरीदने गया मैं, फैन खरीदने. See, when I purchase this fan, the price of the fan वाला, दो शॉप वाला बोला कि it is 1 lakh rupees. So whether you will buy this fan? No. हम तो कहेंगे कि ये तो 2000 में मिलता है, 2000 देना हो दो. वो बोला नहीं, हम ये मेरा प्रोडक्ट है, I will sell you in 1 lakh. Whether you will be buy? Whether you will buy that fan? No, you will not buy, because आप पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे बाय करोगे जो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, दैट इज अ डिमांड. ठीक है, क्लियर हुआ. सो डोंट ट्राई टू मग अप द डेफिनेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. अब देखिए, सर्टेनली इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज अ वेरी सिंपल. ठीक है, जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप पूरी अच्छी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड समझ जाओगे. ठीक है, देखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. Law means certainly rule. So this might be a certain kind of rule. This is a law of demand. ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा रूल है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू मग अप द फैक्ट. लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं कहता. लॉ, अब देखना, सी दिस ऑल थिंग्स आर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन योर लाइफ. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा 10 मिनट्स में दिस लॉ ऑफ डिमांड. ट्राई टू अप्लाई प्रैक्टिकली इन योर लाइफ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, सुन लो पहले, लिखना बाद में. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद द राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा. कंडीशन है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उसको बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस. ठीक है, अभी सुनो, देखना सिंपल, देखना क्या है लॉ ऑफ डिमांड. बस मैं 2 लेटर्स में पूरा लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता हूं. प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. और कंडीशन क्या है, कंडीशन बता रहा हूं, सेट्रिस पैरिबस. दिस, ये आपके कमीशन ने आई थिंक 2 साल पहले या 2 years बैक दिस क्वेश्चन पूछा था. What does the word ceteris paribus refer? आया था, ये क्वेश्चन आया था ceteris paribus. तो कोई समझा दिस इज अ बर्ड, कोई समझा समथिंग. ceteris paribus का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेट्रिस पैरिबस. आई बात समझ में. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेट्रिस पैरिबस का ये मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अब वो अदर थिंग्स क्या है, वी विल डिस्कस. ठीक है, सेट्रिस पैरिबस देखिएगा, आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, बट इफ यू रीड द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 या 2 में ही ये लिखा हुआ है वर्ड सेट्रिस पैरिबस, ब्रैकेट में लिखा होगा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, सो ट्राई टू रेफर द एनसीईआरटी सोर्स इज द बेस्ट सोर्स. ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड देखिए, लिख लीजिए लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन. इट स्टेट्स
with the rise in the price of the commodity, its demand falls and vice versa. With the rise in the price of commodity, its demand falls and vice versa. ठीक है, क्या कह रहा है? What this write down? हो गया? See, it states that with the rise in a price of commodity, कोई भी कमोडिटी का प्राइस जब इंक्रीज होगा, इट्स डिमांड विल फॉल्स, ठीक है, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स जस्ट अपोजिट. अभी क्या कह रहा है? व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज इट्स डिमांड विल फॉल. दूसरा केस, इफ द प्राइस विल फॉल्स द डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का ये, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके आई विल मेक यू थिंग्स मोर क्लियर. लेट्स सपोज यू वेंट टू बाय एन एप्पल इन द मार्केट. मार्केट में क्या लेने गए? एप्पल लेने गए. लिसन केयरफुली. लेट्स सपोज इफ यू वेंट टू बाय एप्पल इन ए मार्केट. तो मार्केट में जब आप एप्पल लेने गए तो जनरली एप्पल का सपोज करिए द प्राइस ऑफ द एप्पल इज 200 पर केजी. ठीक है, 200 रुपीज़ पर केजी. बट जब उस दिन आप लेने गए, आप ये दिमाग में लेके गए कि आपको कितना एप्पल लेना है? आपको 1 kg एप्पल लेना है. ठीक है, जब आप मार्केट में गए तो उस दिन एप्पल का प्राइस था 400 रुपीज़ पर केजी. हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उस दिन एप्पल आया ना हो, कुछ भी हो गया. 400 रुपये, 400 रुपीज़ पर केजी एप्पल का प्राइस था. सो वेदर यू विल परचेज 1 kg और हाफ केजी, क्योंकि certainly the price of the apple is increased, so there might be a chance that you will purchase a half kg. है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? Try to relate this all this lecture या all this जो पढ़ रहे हैं हम with your practical life. ऐसा होगा ना? You will purchase a half kg. ऐसे ही होगा. Anything, कुछ भी होगा, ऐसे ही होगा कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा नॉर्मल पब्लिक के लिए. ठीक है, इसीलिए लिखा है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अगर तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अब देखो दूसरा कंडीशन देख लो. लेट सपोज आप एप्पल लेने गए थे, ये जो हाफ केजी 2 kg का जो खेल खेल रहे हो, तब आपकी इनकम कितनी थी? तब आपकी इनकम कितनी थी? y इज इक्वल टू, सपोज करिए 10K थी आपकी इनकम. कितनी थी? 10K. तब ये आप सोच विचार कर रहे हो, बिकॉज मनी इज लिमिटेड, सोचोगे कि एप्पल खरीदें कि ना खरीदें, ये करोगे. अभी आपकी इनकम, दूसरा केस रख लीजिए, आपकी इनकम 10 लाख रुपीस पर मंथ हो जाती है. देन यू विल थिंक, अगर एप्पल का प्राइस 1000 रुपीज केजी भी हो जाएगा, देन ऑल्सो यू कैन अफोर्ड इट. दैट इज नॉट अ बिग डील. इसीलिए लिखा गया है द लॉ ऑफ डिमांड्स ओनली एप्लीकेबल व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, लाइक इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, ऑल दिस. वो एक एक करके हम लोग लिखेंगे. व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, then only this law of demand will be applicable, otherwise it will not applicable. लॉ ये काम तब करेगा जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. अगर आपकी इनकम बढ़ के 10 करोड़ रुपीस पर मंथ हो जाती है, सो वेदर दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल? नो. सो जनरली ये लॉ जनरल पब्लिक के लिए एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ डिमांड. अब लेट सपोज केस रख लीजिए, यू कैन बिग बिजनेसमैन का जिसका टर्नओवर ही 5000 करोड़ का है ईयर में. So whether that law will be applicable for that person? No, that law will be not applicable for that person. This law is only and only applicable for the general people. ठीक है, जनरल. और बिकॉज जो भी इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन दिया जाता है तो जनरल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, इंडिविजुअल को नहीं रखा जाता ना. सो दैट लॉ इज एप्लीकेबल इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू या जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से ये लॉ एप्लीकेबल होगा. इसीलिए दिस पॉइंट को लिख दिया गया सेटरिस पैरिबस. दिस मीन्स
other things remain constant, then only this law will be applicable, otherwise it will be not applicable. But 99.99% केस में it is applicable. ठीक है, 1% चांस अलग हो सकता है. अब देखिए, now from this we will derive the demand curve. We will see the graphical representation of the law of demand. देखिए, ये हो गया, this is completed. आइए, आई होप दिस इज समझते होंगे. दिस इज विच एक्सिस? दिस इज विच एक्सिस? हैं? एक्स. दिस इज वाई. ठीक है. अब नाउ वी आर जस्ट सीइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. देखिए, इधर पे हम लेंगे प्राइस लेवल, या बोल सकते हैं PL, प्राइस लेवल. ठीक है, जस्ट लिसन, जस्ट सी, उसके बाद बनाना. आप यहां पे क्या लेंगे हम? QD, क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस इंक्रीजेस, QD डिक्रीजेस. ये पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, अब सी, लिसन केयरफुली. लेट्स सपोज टेक अ कमोडिटी एप्पल. क्वांटिटी डिमांडेड क्या है आपकी? एप्पल की क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो आप. सपोज करो द प्राइस ऑफ द एप्पल इज, जब 20, जब 20 रुपीज था, सो यू आर परचेजिंग 50 यूनिट्स. ठीक है, एप्पल की जगह आप बनाना भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन टेक. व्हेन द प्राइस ऑफ द, सी लिसन केयरफुली, when the price of the apple is 20 rupees, दिख रहा है? when the price of the apple, इधर पे क्या लिया? प्राइस लेवल है ना? when the price of the apple is 20 rupees, how much unit you are consuming, या खरीदते हो? हैं? 50. और लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी. देखिए, अब प्राइस 20 से बढ़ के कितना हो गया? 40 हो गया. सो देयर माइट बी अ चांस कि आप कितना खरीदो? अब हो सकता है आप 30 यूनिट खरीदो. होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब फिर देखो, 40 से बढ़ के प्राइस 60 हो गया एप्पल का प्राइस. सो देयर माइट बी अ चांस कि आप 20 यूनिट खरीदो. ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऑल दिस थिंग्स इज प्रैक्टिकल है कि नहीं है? अब you got this point, this point, this point. Add all these point, ऐसे सीधे. This is known as demand curve. D dash. Yeah, this is a graphical representation of the demand curve. कई बार ये concave, convex बनता है, उतना डिटेल में नहीं जाना, जस्ट इतना समझिए. This is a graphical representation of the demand curve. So आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन. यूज प्लेन कॉपीज. ठीक है, डोंट यूज रूल्ड कॉपीज. हो गया? डन. डन.
हो गया, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। सो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। So certainly first factor is, आपका पहला फैक्टर क्या है, which is affecting the demand? इनकम। इनकम को किससे डिनोट करते हैं? वाई से, ठीक है। इनकम we denote generally वाई सिंबल यूज करते हैं इनकम के लिए। वाई बिकॉज जनरली वी यूज ईयरली इनकम, ठीक है, दिस इज वाई, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनकम से डिमांड को कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखा था, अगर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, इफ वाई इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इट विल आल्सो इंक्रीज, होगा कि नहीं होगा? है, लेट्स सपोज टेक द एग्जांपल, लेट्स सपोज देयर इज वन फैमिली, देयर इज अ हस्बैंड, वाइफ एंड 2 kids, and the income of that family is 10K per month, ठीक है। तो suppose they are purchasing 1 liter of milk per day, ठीक है। सो 1 लीटर उनके बच्चे ही पी जाते हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। अब अगर उसी फैमिली की इनकम 10K से इंक्रीज होके 10 लाख पर मंथ हो जाए उसी, अब हो सकता है देयर माइट बी ए चांस कि दे विल परचेज 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क, वो अपना भी पियेंगे, बच्चे भी पियेंगे, जो गेस्ट आया उनको भी पिलाएंगे, दूध का चाय भी बनाएंगे, है ना। पहले 1 लीटर में क्या है, 2 बच्चे वही पी जाते थे, है ना, तो उन लोगों को कुछ मिलता नहीं था। तो ऐसा हो सकता है। सो व्हेन योर इनकम विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल आल्सो द इंक्रीज। और दूसरा केस कर लीजिए, अगर इनकम, अब देखिए पहला केस देखा क्या था हमने, इनकम कितनी थी 10K, तो कितना लेता था मिल्क, 1 लीटर मिल्क लेता था, है ना। सो दोनों बच्चों को आधा लीटर लोग पी जाते थे, थोड़ा बहुत चाय बना के पी लेते थे। नेक्स्ट केस देखिए, अगर इनकम इसकी अभी 10 से डिक्रीज होके 5K हो जाती है, सो देयर माइट बी ए चांस कि हो सकता है वो 1/2 लीटर मिल्क ले, अपना बिल्कुल भी ना ब्लैक टी पिए, हैं बच्चों को पिलाए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो सर्टेनली व्हेन इनकम इज इंपैक्टिंग या इनकम इज अफेक्टिंग द डिमांड, इनकम इफेक्ट कर रही डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर हुआ? इनकम इज अफेक्टिंग द डिमांड। नेक्स्ट क्या था हमारा, क्या था, क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के पहले नेक्स्ट लिखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाउ दिस इज अफेक्टिंग द डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाउ दिस इज अफेक्टिंग द डिमांड। One is complementary goods and another one is supplementary goods. So I hope you know the meaning of the complementary and supplementary. Yes? मालूम है? Complementary means complementary goods are those goods which are jointly demanded. समझ गए? Complementary goods are those goods which are, चाहे लिख लीजिए complementary goods के नीचे, complementary goods are those goods which are jointly demanded. Complementary goods are those goods which are jointly demanded. Example, pen and ink. Yes, good. Example लिख लीजिए फाउंटेन पेन एंड इंक, ठीक है। इंक से वैसे भी लिख सकते हैं ना, रिफिल से, फाउंटेन पेन का यूज नहीं है। फाउंटेन पेन एंड इंक,
दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, कार एंड पेट्रोल. सेकेंड एग्जांपल इज कार एंड पेट्रोल. सेकेंड एग्जांपल इज कार एंड पेट्रोल. ठीक है, अब देखो कार एंड पेट्रोल. देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द कार इंक्रीजेस तो हम कार कम खरीदेंगे, तो सर्टेनली पेट्रोल भी नहीं यूज होगा. अगर पेट्रोल, दूसरा केस लिख लिया, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है सो इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कार, यस या नो. ये ऐसा 2008 के आसपास जब शायद यूरो जोन क्राइसिस आई थी तो ये देखने को मिला था. व्हेन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीजिंग, शूटिंग अप, द सेल ऑफ द कार गॉट डिक्रीज्ड. होगा ऐसा कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं है, द सेल ऑफ द कार गॉट डिक्रीज. दूसरा क्या है आपका, फाउंटेन पेन एंड इंक. आप फाउंटेन पेन और इंक को अलग अलग करके यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते. इन द सेम वे कार और पेट्रोल का भी जॉइंट यूज है, अलग अलग यूज नहीं है ना. खाली कार कैसे चलाओगे, पानी डाल के चलाओगे हैं, आपको तो पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, फ्यूल डालना पड़ेगा, तभी चलेगी कार. तो सर्टेनली व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड इज इंक्रीजिंग, देयर द सेल ऑफ द अनदर गुड इज आल्सो इंपैक्टिंग. अगर सपोज करो, कंडीशन नंबर 2 लेते हैं, सपोज करिए द प्राइस ऑफ द पेट्रोल गॉट्स डाउन, और नीचे चला जाता है. मान लीजिए अभी कितना है पेट्रोल का प्राइस, कितना है इधर 90 है, 90%, 90 प्लस है. सपोज करिए 100 है ना. अभी सपोज करिए पेट्रोल का प्राइस और इंक्रीज कर जाता है 100 से. सो देयर माइट बी ए चांस कि जो हम लोग मोटिवेट होंगे टुवर्ड्स परचेजिंग द इलेक्ट्रिक कार. होगा कि नहीं होगा. सो सर्टेनली दी जो पेट्रोल वाली कार है इसके सेल में इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यस पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा. सेकंड केस देखिए, सप्लीमेंट्री गुड्स. अब सप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स. सप्लीमेंट बोलते नहीं है, प्रोटीन शेक क्या है, अगर आप प्रोटीन वैसे नहीं ले रहे तो प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट ले लेते. सप्लीमेंट्री टैबलेट्स सब मिनरल्स विटामिन की आती हैं, अगर आपको फ्रूट्स नहीं ले रहे, मतलब एक की जगह दूसरे को यूज कर रहे हो, दैट इज द सप्लीमेंट्री गुड्स. तो सर्टेनली सप्लीमेंट्री गुड्स का डेफिनेशन समझ में आया, सप्लीमेंट्री गुड्स का. लेट्स सपोज इफ द प्राइस ऑफ द टाटा टी शूट्स अप, टाटा टी का प्राइस बढ़ जाता है, वी विल स्विच टू अनदर ब्रांड. हम लोग सियांग टी पीने लगेंगे, सीटीसी, और भी कोई कंपनी का चाय पीने लगेंगे. सो लिख लीजिए टाटा टी और सियांग टी, सियांग टी. ठीक, सपोज करिए प्राइस ऑफ द कोलगेट इंक्रीजेस, वी विल शिफ्ट टू, ब्रश करना बंद कर दें, वी विल शिफ्ट टू पेप्सोडेंट. पेप्सोडेंट का भी बढ़ जाता है, दंत कांति, डाबर लाल पेस्ट. ठीक है. सो मीन्स कि दिस इज अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. क्लियर हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 3, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सी हाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इज इम्पैक्टिंग टू योर लॉ ऑफ डिमांड. ये कैसे इम्पैक्ट करती हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड को, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. देखिए, आपने मूवीज देखी होंगी, 70s 80s की मूवी देखी होंगी. जो हीरो होता था, ही इज वेयरिंग अ बेल बॉटम पैंट. अभी चलता है? अभी तो टॉर्न जीन्स का कॉन्सेप्ट आ गया है ना. सो मीन्स कि उस टाइम पे उसकी टेस्ट थी या उसकी प्रेफरेंस थी, तो उसकी डिमांड सप्लाई इंपैक्ट कर रही थी. अभी अगर उसका वो जो बेल बॉटम पैंट का प्राइस आप डिक्रीज भी कर दो, तब भी कोई खरीदेगा नहीं. खरीदेगा नहीं खरीदेगा. दूसरा एग्जाम्पल, खरीदोगे क्या, खरीद लोगे. दूसरा एग्जाम्पल देते हैं. आपने सबसे पहला कौन सा सेलफोन यूज किया था, नोकिया है ना. नोकिया का एक आता था 6600 है ना, 1.3 मेगापिक्सल कैमरा. ठीक है, प्राइस था उस टाइम पे आई थिंक
फिर नोकिया के आए थे एन सीरीज के फोन, एन सीरीज सुना होगा, नोकिया के एन सीरीज के फोन आए थे, स्लाइडर वाले कैमरे वैसा वाला, N73 N72 करके। उसमें कैमरा कितना होता था, 1.2 मेगापिक्सल कैमरा होता, बहुत ही सिंपल सा, एंड्रॉयड तो था ही नहीं। अब उस नोकिया का प्राइस, वो फोन अगर अभी आता है और उसका प्राइस पहले कितना था, पहले सपोज करिए 17,000 प्राइस था N73 का, शायद, आई होप इफ आई रिमेंबर, इट वाज अ ईयर 2009-10 की बात बता रहा हूँ, ठीक है, आज से 10 ईयर एगो पहले की बात। अभी उसका प्राइस डिक्रीज भी हो जाता है, वही एन सीरीज का फोन 17,000 का फोन अभी आपको 7,000 में भी देंगे, सो वेदर यू विल परचेज? No, you will not purchase because the taste and preferences of the society got shifted towards this new smartphone. ठीक है, आई बात समझ में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट। ओके, सो वी हैव स्टडीड द डिमांड, ठीक है, डिमांड, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द सप्लाई। क्या पढ़ेंगे हम, सप्लाई को। सो डिमांड वी हैव स्टडीड फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डिमांड को पढ़ा था, ठीक है। अब बिकॉज जब भी पढ़िएगा तो डिमांड मीन्स अब सेंटर पे रखिएगा कंज्यूमर को, अपने आप को रखिएगा, और सप्लाई में किसको रखिएगा, प्रोड्यूसर। सप्लाई में किसको रखिएगा, प्रोड्यूसर को, ठीक है। सो दोनों बात हो रही थी। अब पूरा इकोनॉमिक्स में क्या है, अगर पूरी इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो क्या बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इकोनॉमिक्स की अगर पूरी कोर थीम बात करें, रिसोर्स एलोकेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही बात है ना। अब ये बताइए कि जस्ट लेट्स सपोज डिमांड में वी हैव सीन from the consumer point of view, supply we will see from the producer point of view, ठीक है। तो when you open a firm या when you open a company या when you open any factory, आपका core concern क्या रहता है, what is your core concern? When you open a firm या when you open a factory, what is your core concern? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है आपका कोर कंसर्न, कि चैरिटी रहता है? चैरिटी तो चलो बाद में आएगा, बट पहला जो फर्स्ट व्हेन द आइडिया स्ट्राइक्स इन योर माइंड कि आई वांट टू ओपन ए कंपनी, सो सबसे पहले क्या आएगा कि प्रॉफिट होगा, हमको इसमें कितना प्रॉफिट होगा, देन ओनली वी विल स्टार्ट द फर्म या कंपनी। सो कीप दिस माइंड, प्रॉफिट को दिमाग में रखना, और पढ़ेंगे हम सप्लाई को, ठीक है। तो सप्लाई की डेफिनेशन अगर बोला जाए, if I say the definition of the supply, what is the definition of the supply? It refers to that particular quantity of the commodity which उधर पे क्या था, इंडिविजुअल, इधर पे क्या हो जाए, विच फर्म इज willing to sell at different price level. It refers to that particular quantity of commodity which firm is, let's suppose I am a firm, which the firm is willing to sell at different price level. यहाँ बेचने की बात हो रही है, वहाँ पे क्या परचेजिंग की बात हो रही थी, यहाँ पे सेलिंग की बात हो रही है, तो ठीक है। सो आप कंसीडर यू एज ए फर्म, सो द मेन आइडिया या मेन सेंटर थीम ऑफ द फर्म इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यस या नो? है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा और कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा। आपने अगर कोई फर्म स्टार्ट किया, आपने मार्कर बनाने का कंपनी स्टार्ट किया, तो आपका सेंटर थीम क्या होगा? प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, बस इतना ही, बाद में आएगा चैरिटी चैरिटी। सो क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द फर्म इज विलिंग टू सेल, उधर क्या था, विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल।
ठीक है, जब यानी कि प्राइस विल इंक्रीज द फर्म विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, when the price will increase the firm will increase the production. So supply का definition ही हो गया. Now we will study the law of supply. Law of supply, it is also a rule. ठीक है, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, रूल है कि नहीं, समथिंग इज अ रूल दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई. तो लिखिए लॉ ऑफ सप्लाई में ये लिख लिया, ओके. अभी बताते हैं मुझे, वो ग्रामर है. वी आर टीचिंग इकोनॉमिक्स, क्लास के बाद बताएंगे उसको, ठीक है. देखिए लॉ ऑफ सप्लाई, देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज QS दिस विल ऑल्सो इंक्रीज. सो लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल. लॉ ऑफ डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है. यहां पे क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, फर्म. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फर्म या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हैं. समझ में आया, व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग. दूसरा केस, प्राइस डिक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीज. ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई. लिख लीजिए लॉ ऑफ सप्लाई. ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वो क्या था, लॉ ऑफ डिमांड है क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, लिखिए लॉ ऑफ सप्लाई. इट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई इट स्टेट्स दैट, it states that with the rise in the price of the commodity, its supply will increase. Law of supply, it states that with the rise in the price of commodity its supply will increase. Clear, its supply will increase. Clear है, प्राइस लेवल इंक्रीज, QS भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइसी वर्सा. आगे लिख लीजिए इंक्रीज के बाद एंड वाइसी वर्सा. वाइसी वर्सा मीन्स जस्ट अपोजिट. ठीक है, प्राइस डिक्रीज होगा सो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला बताता हूं, हाउ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड. ठीक है, प्रॉफिट कंपनी का कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. यही है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला यही ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. लेट सपोज आपको टोटल रेवेन्यू मींस कि वाटर जो सब कुछ सेलिंग करने के बाद आपको कितना पैसा मिला. ठीक है, लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, आपको सेलिंग करने के बाद उसको मिला आपको 50 रुपीज. ठीक है, अब उसका टोटल आपको मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कॉस्ट आएगी ना उसको बनाने की, तो आपकी कॉस्ट आई थी बनाने की कितनी, 30. तो सब कुछ इंक्लूड करके लैंड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, लैंड, लेबर और कैपिटल. कोई भी फर्म खोलने के लिए 3 इज अ एसेंशियल कंपोनेंट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. व्हेन वी जॉइन दिस दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. लेट सपोज आप मार्कर बनाने की कंपनी खोल रहे हो तो लैंड रिक्वायर्ड होगा ना, और लेबर रिक्वायर्ड होंगे ना, एंड कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा नहीं, सब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जब आप कंपनी खोलोगे, एंड तीनों को मिला दीजिए तो लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया आपका एंटरप्रेन्योर. सो ये सारी चीज इंक्लूड कर रहा है 30 रुपीज में.
और आप इसको मार्केट में कितने का बेच रहे हो, 50 रुपीज। मान लो आपको रेवेन्यू कितनी आ रही, 50 रुपए की, आपका कॉस्ट कितना लगा था मार्केट बनाने में, 30 रुपीज। सो 20 रुपीज इज योर प्रॉफिट। ठीक है, सो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। अब लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए लॉ ऑफ सप्लाई का। देखिए, दिस इज विच एक्सिस, एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्लियर। यहां पे क्या लेंगे हम, प्राइस लेवल, यहां पे क्या लेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड, क्यूएस। लिसन, क्वांटिटी सप्लाइड, यहां पे क्या, प्राइस लेवल, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब हमने क्या देखा था लॉ ऑफ सप्लाई में, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर रही है। ये है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज कर रही है। लिसन केयरफुली, लेट सपोज कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, टेक यहां पे क्या ले लिया आपने, मार्कर ले लीजिए, मार्कर। मार्कर का प्राइस जब सपोज करिए 20 रुपीज मार्केट में बिकता था तो हम बेचते थे इसको 10 यूनिट मार्केट प्रोड्यूस करते थे और बेचते थे, कोई कंपनी, कोई फर्म है। अभी मार्कर का प्राइस 20 से बढ़ के कितना हो गया, 40 हो गया। सो देयर माइट बी ए चांस कि अभी हम कितना प्रोडक्शन करें, 20 यूनिट। मार्कर का प्राइस 40 से बढ़ के 60 हो गया, सो देयर माइट बी ए चांस अभी हम 30 यूनिट प्रोड्यूस करें। यही है ना लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे जैसे प्राइस इज इंक्रीजिंग, योर क्वांटिटी सप्लाई, जितना मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हो वो इंक्रीज हो जाएगा। और इधर भी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट में क्या आएगा कि रॉ मटेरियल का प्राइस उतना ही बना रहे, गवर्नमेंट टैक्सेस ना बढ़ाए, पेन खा लो, रॉ मटेरियल का प्राइस उतना ही बना रहे और गवर्नमेंट टैक्सेस ना बढ़ाए। ये इधर भी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट में ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखिए प्राइस, व्हेन द प्राइस ऑफ द मार्केट इज 20 रुपीज, हाउ मच मार्केट यू आर विलिंग टू सेल, 10। प्राइस ऑफ द मार्कर इज 40 रुपीज, 20। प्राइस ऑफ द मार्कर अब 60 रुपीज हो गया और आप बेच रहे हो 30। कि मीन्स कि जैसे जैसे मार्कर का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, द मोटिवेशन टुवर्ड्स सेलिंग या मोटिवेशन टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप प्रॉफिट देखिए, पहला कोर थीम मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आपने कंपनी खोला है, ना कि चैरिटी के लिए खोला है। अब इधर पे रॉ मटेरियल का प्राइस सेम रहेगा, तब उस कंडीशन की बात करें। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एड ऑल दिस पॉइंट्स, this is S, this is S dash, this is known as supply curve, this is known as supply curve. Draw it fast, this is known as supply curve, this is known as supply curve. This is X axis and this is Y axis. Make sure you write this as a quantity supplied. ठीक है, make sure you write this as a price level because बाद में there might be a chance कि आप भूल जाओगे। चलिए हो गया, देन कम
नाउ सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द सप्लाई। जैसे हमने डिमांड में देखा था, सो वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द सप्लाई। Factors which is affecting the supply. See, certainly first is क्या? First is क्या? क्या लिखा था? First is taxes. See, taxes. अब देखिए, what is tax? Tax is something, या tax is a compulsory payment that is levied by the government, जो आपको पे करना होता है, लगाती है टैक्स। टैक्सेशन में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो इफ द टैक्सेस विल इंक्रीज, तो सप्लाई क्या कर देंगे हम? कम कर देंगे, क्योंकि हमको कम पैसा बचेगा, कम मोटिवेट होंगे। टैक्सेस जैसे इंक्रीज होगा तो आप सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए, थोड़ा सा एग्जांपल करिए, थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। अगर कोई 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो, इसमें गवर्नमेंट पहले, अब टैक्स किसको देना होता है? आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। कंपनी देगी, आप दोगी। टैक्स भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जनरली जीएसटी इज अ टोटली इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज वी आर डायरेक्टली डिपॉजिटिंग टू द गवर्नमेंट। वो ज्यादा डिटेल में जब टैक्सेशन करेंगे तब हम वहां पे बताएंगे आपको। आपको सपोज करिए 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट था, 100 रुपए में गवर्नमेंट कितना लगाती थी? 20% टैक्स लगाती थी। तो अभी मार्केट में एमआरपी सुना है? एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो कितना हो गया? 120। तो ठीक है, सो दिस लाइबिलिटी या 20 रुपीज विल बी पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। जो चीज प्रोडक्ट को खरीदेगा उसको पे किएगा। सो वेदर ये डायरेक्ट टैक्स हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, बिकॉज आपने शॉपकीपर को पे किया एंड शॉपकीपर गिव बैक टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, ठीक है। वो हो गया, ये यहाँ का कहानी। अभी तो अब जब टैक्स, और जो रॉ मटेरियल भी हो सकता है हम खरीदेंगे बनाने के लिए, उसमें भी टैक्स लगेगा। सो उधर पे कंज्यूमर कौन होगा? उधर पे कंज्यूमर कौन होगा? फर्म बनाने वाला या फैक्ट्री वाला कंज्यूमर होगा, फैक्ट्री का ओनर कंज्यूमर होगा, तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट उधर पे ज्यादा टैक्स लगा देगी प्रोडक्शन टैक्स में, वो तो उसने चीज परचेज की, उसको टैक्स, उधर भी प्रोडक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। अभी तो सब चेंज होकर जीएसटी हो गया। तो अगर वो टैक्स को भी बढ़ा देते हैं, सो देयर माइट बी ए चांस कि जो फर्म होगी या जो कंपनी होगी विल less motivate towards the production. So when the tax will increase, your supply will decrease. ये chances होता है। देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट कई बार जब देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करती है, तो जनरली कई बार कारपोरेट टैक्स को डिक्रीज कर देती है। कारपोरेट टैक्स इज अ, जो बड़ी बड़ी सुना होगा, बाकी डिटेल में बताएंगे, जो लाइक रिलायंस, टाटा, अंबानी, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, दैट इज पेइंग कारपोरेट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है? टेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है? टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी, सपोज करिए आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, तो क्या प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ना कि डिक्रीज हो जाएगा। अभी देखिए, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इससे प्रॉफिट कैसे होगा टेक्नोलॉजी से। लेट सपोज आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हो। लेबर लोग बनाते हैं, सपोज करिए शर्ट बनाते हैं, तो 10 लेबर दिन भर में मिलके 100 लेबर दिन भर में 2 शर्ट बना पड़ता है, सपोज करिए, दिस इज ए हाइपोथेटिकल। सो आप एक लेबर 2 बना पाता है, तो 10 लेबर कितना बना पाएंगे दिन भर में? कितना? 20। सिंपल मैथमेटिक्स, 20 बना पाएंगे। अब क्या किया हमने? लेबर को हटा के मशीन ले आए शर्ट बनाने के लिए। एक लेबर एक मशीन को ऑपरेट करता है, हो सकता है उस मशीन से वो दिन भर में 20 शर्ट एक लेबर ही बना ले, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना कंपनी का, ठीक है। तो एक बात है, जब भी आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, समझ रहे हो? व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस द पर यूनिट कॉस्ट बिकम लो। एक इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप लोग ने मेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा होगा, तो मेस में खाना खाया होगा। जनरली मेस का खाना चीप होता है। क्यों होता है चीप? ऐसा नहीं है कि उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जाता है, वैसे कई जगह करते होंगे, वो अलग बात है। बट जब लार्ज अमाउंट में अगर फूड का खाना बन रहा है, तो उसका पर प्लेट कॉस्ट कम हो जाती है। आप 1 लोग का खाना बनाइए,
और 10,000 लोग का खाना बनाइए तो पर प्लेट कॉस्ट कम हो जाएगी जब लार्ज स्केल पे बनेगा। सो अगर टेक्नोलॉजी आ गया तो मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। सो दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग द सप्लाई, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अफेक्टिंग सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हाँ, सिंपल है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का प्राइस अगर शूट अप कर गया तो आप कम प्रोड्यूस करोगे, और जो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर डिक्रीज हो गया मार्केट में तो हो सकता है आप क्योंकि फाइनल गुड्स का प्राइस आपका सेम रहेगा, तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया तो आप हो सकता है ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। देखिए, गुड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनल, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। सो सेम फाइनल गुड्स क्या है, वो कंज्यूमर यूज करेगा, दैट इज अ फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच असिस्ट इन अ फाइनल प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए व्हीट या फ्लोर। फ्लोर से क्या बनेगा? ब्रेड बनेगा। तो फ्लोर क्या हो गया आपका? इंटरमीडिएट गुड हो गया, और जो ब्रेड बन के आप डायरेक्ट ब्रेड को कंज्यूम करेंगे तो ब्रेड हुआ आपका फाइनल गुड। तो अगर हो सकता है इंटरमीडिएट, या इसी इंटरमीडिएट गुड्स को रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट गुड्स का या रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, सो यू विल गेट लेस मोटिवेटेड टुवर्ड प्रोडक्शन। अगर आप फिर ब्रेड का प्राइस बढ़ा दोगे तो मार्केट में और भी ब्रेड कंपनियां हैं, अगर वो नहीं बढ़ाती तो आपकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। उसको टाइप्स ऑफ मार्केट में पढ़ते हैं, मोनोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं। वो वहाँ की कहानी समझ में आए? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये मोटा मोटा है हमारा फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द सप्लाई। ये पूरी कहानी है फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द सप्लाई। लास्ट कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, मैं आपको अभी करा देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म, अब देखिए मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं। एंड लिख लीजिए, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल हैंड। अब देखिए मार्केट मैकेनिज्म क्या है, बस जस्ट सुन लीजिए, उतना आपका क्लियर हो जाएगा कि जितना मार्केट में डिमांड है या जितना सप्लाई, या हु इज डिसाइडिंग द प्राइस, हु इज डिसाइडिंग द प्राइस। आप लेट सपोज पोटैटो का प्राइस यहाँ पे क्या है? 30 रुपीज केजी होगा। पूरे इंडिया में लगभग इतना ही प्राइस होगा, थोड़ा बहुत 10-5 का ऊपर नीचे मार्जिन लेके चलते हैं। तो लेट सपोज ये प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है आपकी मार्केट की डिमांड, सप्लाई एंड फोर्सेस। दिस इज डिसाइडिंग, दिस इज व्हाट। ये क्या था हमारा? ये क्या था? सप्लाई कर्व। ये क्या था? डिमांड कर्व। सो वेयर द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मींस कि जितना सप्लाई है उतनी डिमांड है। इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे फिजिक्स में, बैलेंस मतलब वेयर द डिमांड इज इक्वल टू D इज इक्वल टू S, दैट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म में आते हैं तो इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को भी, इसको भी बना लीजिएगा। वेयर द D डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, वेयर द डिमांड कर्व, लिख लीजिए, वेयर द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, that point is known as market equilibrium. It means D is equal to S, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। अगर इसमें कुछ चेंज होता है या फिर डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो सर्टेनली प्राइस आपका बढ़ जाएगा। दूसरा केस,
अगर सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड उतनी रहती है, तो प्राइस आपका डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज अ ऑप्टिमम सिचुएशन या मार्केट सिचुएशन. ऑप्टिमम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन है कि जितना डिमांड है उतनी सप्लाई. कई बार आपने देखा होगा द प्राइस ऑफ द ओनियन शूट्स अप टिल 100, 150. देखा है? कई बार आपने देखा होगा व्हेन देयर इज अ बम्पर प्रोडक्शन ऑफ द ऑनियन, इवन द फार्मर्स एट द टाइम फार्मर्स थ्रो द ऑनियंस टू द रोड्स. 1 रुपए केजी, 50 पैसे केजी भी बिकता है, वो बम्पर प्रोडक्शन जब हो जाता है. तो उधर पे क्या हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड तो उतनी ही रहेगी. सो दैट इज नोन एज मार्केट मैकेनिज्म. या इसको इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं. बिकॉज हु इज डिसाइडिंग द प्राइस? प्राइस को कौन डिसाइड कर रहा है? नो वन इज डिसाइडिंग द प्राइस. इट इज द मार्केट डिमांड एंड फोर्स दैट इज ऑटोमेटिकली डिसाइडिंग द प्राइस. दैट इज नोन एज मार्केट मैकेनिज्म. इसलिए इसका दूसरा नाम है इनविजिबल हैंड. किसी का हाथ नहीं लगा कि दे विल डिसाइड द प्राइस. पोटैटो, टमाटो, कुछ भी ले लीजिए आप गुड्स का, प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट की डिमांड और सप्लाई की फोर्स प्राइस को डिसाइड कर देती है. दैट इज नोन एज मार्केट मैकेनिज्म. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द एडम स्मिथ. सो दिस इज ऑल.